सो वेलकम डियर स्टूडेंट्स एंड होप दैट योर प्रिपरेशन इज़ गोइंग ग्रेट। तो आज के इस लाइव सेशन में हम कंप्लीट रिवाइज करेंगे द थर्ड चैप्टर दैट इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी एंड प्रॉपर्टीज़। तो इसमें जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और अगर इस चैप्टर से हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल बेस्ड क्वेश्चन दैट इज़ हॉट्स पूछा गया तो वो कैसे आएगा वो भी हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि अभी तक आपने फर्स्ट दो चैप्टर्स जो है अच्छे से रिवाइज़ किए होंगे। तो अभी तक अगर आपने उनको नहीं देखा है तो उनकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से आप देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन ये है दैट एलिमेंट अगर आपके पास है जिसका एटॉमिक नंबर जो है 119 एंड 120 इफ़ डिस्कवर्ड वुड बी प्लेस्ड इन विच ग्रुप एंड पीरियड, आल्सो राइट देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो देखो ये क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन को कैसे आप सॉल्व करेंगे? सिंपल है, देखो हमारे पास अगर हमारे पास एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर है 118 एज यू ऑलरेडी नो इजंट इट, दैट इज़ आवर एलिमेंट विच इज़ नोन एज ऑर्गेनिसन, राइट। तो ये जो एलिमेंट है कहाँ पे है? इट इज़ प्रेजेंट इन ग्रुप 18 दैट इज़ द 0th ग्रुप, राइट। तो अब अगर एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर है 119 तो इसको कहाँ पे रखेंगे? सो डेफिनेटली ऐसा एलिमेंट जो होगा इट विल कम इन ग्रुप फर्स्ट, ये आ जाएगा आपका ग्रुप फर्स्ट में। दैट एलिमेंट हुज एटॉमिक नंबर इज़ 119 ये आ जाएगा ग्रुप फर्स्ट में। दैट मीन्स जो आपके अल्कली मेटल्स हैं, अल्कली मेटल्स उसी ग्रुप में ये आ जाएगा। और ये जो आपका एलिमेंट है एटॉमिक नंबर 119 इसका जो IUPAC नेम है ये भी आपको आना चाहिए। तो देखो इट्स 119 सो दैट मीन्स इट्स an enium, so that means symbol will be UUE, right। तो इंपॉर्टेंट रहेगा। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आपको आनी चाहिए। तो कैसे लिखेंगे इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? दैट इज पहले नोबल गैस लिखेंगे, दैट इज़ द ऑर्गेनिसन। ऑर्गेनिसन इज हैविंग एटॉमिक नंबर 118 और उसके बाद आ जाएगा 8s1। तो यहाँ से इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है दैट ये जो एलिमेंट है एटॉमिक नंबर 119 अगर ये डिस्कवर होता है तो दैट मीन्स इट विल कम इन ग्रुप फर्स्ट एंड इट विल कम इन पीरियड नंबर 8, राइट। देयर आर ओनली 7 पीरियड्स इन द लॉन्ग फॉर्म पीरियाडिक टेबल, पर अगर ऐसा एलिमेंट डिस्कवर होता है तो ये 8th पीरियड में आ जाएगा, राइट। तो उसके बाद आप खुद बता सकते हैं दैट इफ़ वी आर हैविंग एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर है 120, ज़रा खुद बताइए अगर Z इज़ 120 तो ये किस में आ जाएगा फिर? 119 के बाद 120, सो डेफिनेटली इट विल कम इन ग्रुप सेकंड दैट इज़ योर अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, राइट। तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी दैट विल बी जस्ट लाइक दिस, दैट इज़ ऑर्गेनिसन, एटॉमिक नंबर इज़ 118, नोबल गैस है ये। तो उसके बाद आप लिखेंगे 8s2, है ना। लास्ट दो इलेक्ट्रॉन जो है किस में चले गए? s ऑर्बिटल में, सो दैट मीन्स इट बिलोंग्स टू s ब्लॉक। सो बोथ 119 एलिमेंट एंड 120 एटॉमिक नंबर जिस एलिमेंट का होगा ये दोनों आपके s ब्लॉक से होंगे एंड दिस विल बिलोंग टू ग्रुप फर्स्ट अल्कली मेटल्स एंड दिस विल बिलोंग टू ग्रुप सेकंड दैट इज़ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। अब यहाँ पे ही मुझे बताइए ये जो 120 है इसका IUPAC नेम हम कैसे देंगे, है ना। पहले ये है 120 सो दैट मीन्स फर्स्ट इट इज़ अन, उसके बाद बाई दैट मीन्स B, उसके बाद नील सो इट इज़ अन बाई नीलियम, राइट। सो द सिंबल विल बी UBN। तो इसको आप नोट डाउन करेंगे, ये आपको आना चाहिए। अब एक और बात इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, वो ये है कि अगर आपको यहाँ पे पूछा जाता है कि आप कैसे बताएंगे पीरियड नंबर, किसी भी एलिमेंट का अगर आपको बताना होगा पीरियड नंबर तो किस पीरियड से ये बिलोंग करता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ और सेवन्थ, तो सिंपली आप देखेंगे हाईएस्ट n वैल्यू, जो हाईएस्ट n वैल्यू होता है उसी से हम बताते हैं कि किस पीरियड से ये बिलोंग करेगा। हाईएस्ट n वैल्यू, इसको आप नोट डाउन करेंगे, हाईएस्ट n वैल्यू। फॉर एग्जांपल यहाँ पे n वैल्यू क्या है? हाईएस्ट 8 है ना। तो दैट मीन्स इट विल बिलोंग टू 8th पीरियड, राइट। जैसे अगर आपके पास लिथियम है, लेट्स से यू आर हैविंग लिथियम का एटॉमिक नंबर जो है दैट इज़ 3, इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी 1s2 2s1। तो यहाँ पे जो हाईएस्ट n वैल्यू है क्या है? 2 है। सो डेफिनेटली इट बिलोंग्स टू द सेकंड पीरियड, राइट। तो ऐसे आपको आना चाहिए पीरियड नंबर बताना। सिमिलरली ग्रुप नंबर कैसे बताएंगे आप? देखो ग्रुप नंबर के लिए आप सिंपली यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। ग्रुप नंबर जो है अगर आपको बताना होगा किसी भी एलिमेंट का ग्रुप नंबर तो इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो पहली बात आप याद रखेंगे, अगर आपका S ब्लॉक एलिमेंट है
अगर आपके पास है एस ब्लॉक एलिमेंट, तो इनका जो ग्रुप नंबर होता है फॉर एस ब्लॉक एलिमेंट्स, ग्रुप नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ एन एस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। जितने एन एस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मतलब वही इलेक्ट्रॉन्स जो किस में होंगे, एस ऑर्बिटल के अंदर, एन एस लास्ट वन, राइट। तो वो वही होगा ग्रुप नंबर। एक्चुअली एस ब्लॉक में आपके दो ही ग्रुप्स हैं, एक है ग्रुप नंबर फर्स्ट एंड ग्रुप नंबर सेकंड, राइट। तो अगर आपको बताना है कि किसी भी एस ब्लॉक एलिमेंट का ग्रुप नंबर, तो दैट इज सिंपली इक्वल टू नंबर ऑफ एन एस इलेक्ट्रॉन्स, राइट। इसको आप याद रखेंगे। सिमिलरली अब अगर आपके पास है पी ब्लॉक एलिमेंट, राइट, पी ब्लॉक एलिमेंट जो है उसका ग्रुप नंबर जो है कैसे निकालेंगे हम, दैट इज इक्वल टू 10 प्लस नंबर ऑफ एन एस एंड एन पी इलेक्ट्रॉन्स। सो दैट मीन्स जो इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल में है, दैट मीन्स एन एस ऑर्बिटल के अंदर, एस ऑर्बिटल के अंदर एंड पी ऑर्बिटल के अंदर, तो उसको ऐड करेंगे 10, दैट विल बी द ग्रुप नंबर फॉर पी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब अगर आपके पास है डी ब्लॉक एलिमेंट, राइट, अगर आपके पास है डी ब्लॉक एलिमेंट, तो इसका ग्रुप नंबर कैसे निकालेंगे आप, सिंपली इसका जो ग्रुप नंबर होता है, सो दैट विल बी इक्वल टू n-1 डी एंड एन एस इलेक्ट्रॉन्स, राइट, ठीक है ना। सभी के एग्जाम्पल यहाँ पे देंगे। और अब अगर आपके पास है एफ ब्लॉक एलिमेंट, तो उसका जो ग्रुप नंबर है वो कैसे निकालेंगे, इनका ग्रुप नंबर एक ही होता है, दैट इज़ 3, ठीक है। और कुछ बुक्स यहाँ पे लिखते हैं कि इनका कोई ग्रुप नंबर नहीं होता है। एक्चुअली ये जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है कहाँ से निकाले गए, ये ग्रुप 3 से ही निकाले गए, है ना। जैसे अगर हम देखेंगे, हमारे पास है स्कैंडियम, उसके बाद यट्रियम, उसके बाद है लेंथेनम एंड एक्टिनियम, राइट। सो लेंथेनम के बाद जो एलिमेंट्स हैं लेंथेनाइड्स, सिमिलरली एक्टिनियम के बाद जो एलिमेंट्स हैं एक्टिनाइड्स, ये आपके हैं ब्लॉक एलिमेंट्स, तो इनका ग्रुप नंबर बताया जाता है 3, ठीक है ना। या सम बुक्स राइट दैट दे डू नॉट हैव एनी ग्रुप नंबर। अब देख लो यहाँ पे हर एक की एग्जाम्पल यहाँ पे देंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये रहेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे हम एग्जाम्पल देंगे, मैग्नीशियम है हमारे पास, इसका हमें बताना है ग्रुप नंबर। तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है। सो व्हाट इज़ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इट इज़ एक्चुअली नियॉन 10, है ना। इन टर्म्स ऑफ नोबल गैस हम लिख रहे हैं यहाँ पे नियॉन 10, और उसके बाद ये आ जाएगा 3s2, राइट। तो दैट मीन्स यहाँ पे एन एस इलेक्ट्रॉन्स, तो एन एस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2 है यहाँ पे। सो दैट मीन्स इट बिलोंग्स टू ग्रुप सेकंड, इट बिलोंग्स टू ग्रुप सेकंड, राइट, ग्रुप सेकंड से ये बिलोंग करता है। अब अगर हमारे पास यहाँ पे फॉस्फोरस है एटॉमिक नंबर 15, तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है दैट्स योर नियॉन 10, राइट। और उसके बाद इट विल बी NS2, that is here 3s2, then 3p3। अब यहाँ पे NS और NP इलेक्ट्रॉन्स जो है दैट इज़ 3 and 2 5 plus 10, right, we have to add 10, so that is 15, so it belongs to group number 15। इसको आप याद रखेंगे। उसके बाद अगर आपके पास है लेट्स से हमारे पास है डी ब्लॉक एलिमेंट, राइट, जैसे हमारे पास है स्कैंडियम, स्कैंडियम जो है एटॉमिक नंबर 21, तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है दैट्स आर्गॉन 18, राइट, 3d1 4s2। तो यहाँ पे जो n-1d है इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है, और ns जो है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, सो दैट मीन्स टोटल 3। सो दैट मीन्स इट बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 3, इट बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 3, ठीक है ना। अब जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं मैंने बताया दैट इनका आप डायरेक्टली याद रखेंगे, ग्रुप नंबर 3 होता है, ठीक है। तो इसके साथ ये कंप्लीट होता है, इसको आप नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ हाउ विल यू जस्टिफाई द प्रेजेंस ऑफ 18 एलिमेंट्स इन द 5th पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल, है ना। तो अगर आपके पास है 5th पीरियड, तो दैट मीन्स n का वैल्यू कितना होगा, n का वैल्यू जो है 5। अब मुझे बताओ कौन से ऑर्बिटल्स जो है इसमें हम फिलअप करेंगे जिसके लिए n का वैल्यू 5 होगा, तो दैट मीन्स एक होगा आपके पास 5s ऑर्बिटल, सिमिलरली आपके पास होगा 4p ऑर्बिटल और 5d। सो टेल मी इस 5s के अंदर s में सिर्फ मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं ना, और p में मैक्सिमम 6 और d में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट हो सकते हैं। सो दैट मीन्स टोटल वी आर हैविंग नाउ 10 + 6 दैट 16 + 2 दैट इज़ 18 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो मुझे बताओ s जो सबशेल होती है, राइट, इसमें एक ही ऑर्बिटल होता है, p में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं और d में 5 ऑर्बिटल। सो 5 + 3 + 1 दैट इज़ टोटल हमारे पास कितने हैं, 9 ऑर्बिटल्स है। तो मुझे बताओ हर एक ऑर्बिटल में हम सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर सकते हैं, तो टोटल अगर 9 ऑर्बिटल्स होंगे
9 ऑर्बिटल्स दे कैन अकोमोडेट हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, दैट मीन्स 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ से हमें समझ में आता है कि जो हमारा 5th पीरियड होगा इसमें 18 एलिमेंट्स होंगे, ठीक है ना, इसमें 18 एलिमेंट्स होंगे क्योंकि हमारे पास सिर्फ 9 ऑर्बिटल्स है और 9 ऑर्बिटल्स में हम 18 ही इलेक्ट्रॉन्स फिलअप कर सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये इसका आंसर रहेगा। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 से पूरा रिवाइज हो जाएगा आपका, जैसे आयोनाइजेशन एनर्जी है, मेटेलिक नॉन मेटेलिक कैरेक्टर है ना, एटॉमिक रेडियस है, एटॉमिक साइज, सिमिलरली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो आई होप कि आप अच्छे से इसको ध्यान रखेंगे और फिर आप इसको सॉल्व भी करेंगे, राइट। सो लेट्स सी, आउट ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विच विल हैव लोअर फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, स्ट्रोंशियम और बेरिलियम, राइट। देखो ये जो पहला पार्ट है क्वेश्चन का, दैट इज़ आपको बताना है सबसे कम फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, राइट। देखो ये एक्चुअली ग्रुप सेकंड एलिमेंट से है, दैट इज़ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। वी आर हैविंग बेरिलियम, उसके बाद हमारे पास है मैग्नीशियम, है ना, देन वी आर हैविंग कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, देन वी आर हैविंग बेरियम एंड देन रेडियम, राइट। तो मुझे बताओ यहाँ पे आपके पास है स्ट्रोंशियम, राइट, Sr, और आपके पास है बेरिलियम। तो आपको बताना है फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी किसका कम होगा। तो देख लो, हमने याद रखा है दैट आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है इट डिक्रीजेज, राइट, इट डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप, इट डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि डाउन द ग्रुप क्या होता है, एटॉमिक साइज जो है वो इंक्रीज़ होता है। जितना साइज़ बड़ा होगा तो एनर्जी बहुत ही कम लगेगी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, राइट। तो दैट मीन्स फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो स्ट्रोंशियम की कम होगी। तो आप लिख सकते हैं जो पहला पार्ट है आपका क्वेश्चन का, तो इसका जो आंसर होगा दैट विल बी स्ट्रोंशियम, इसी का लोअर फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होगा, ठीक है। क्योंकि बेरिलियम जो है ऊपर है, इसका साइज़ स्मॉल होता है, तो इसके लिए एनर्जी ज़्यादा लगेगी इलेक्ट्रॉन को, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन है, आप मुझे बताएंगे अगर आपके पास है लिथियम एंड बेरिलियम, तो इनमें से सबसे कम लोवेस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी जो है, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी, ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो उसके बाद हम देखेंगे इसका सेकंड पार्ट, राइट। तो सेकंड पार्ट जो है दैट इज़ आपको बताना है किसका ज़्यादा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर है। तो आपके पास जो दिए गए हैं दैट इज सिलिकॉन एंड फास्फोरस, राइट। सिलिकॉन जो है ग्रुप 14 से बिलोंग करता है ना, कार्बन उसके बाद सिलिकॉन, राइट। सिमिलरली फास्फोरस जो है ग्रुप 15 से बिलोंग करता है, दैट इज़ नाइट्रोजन एंड फास्फोरस। तो मुझे बताओ, आपको बताना है नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। तो हमें पता है दैट व्हेन वी विल मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड व्हाट हैपेंस टू द नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो इंक्रीज़ होता है, ठीक है। तो दैट मीन्स जो आपका सेकंड पार्ट है उसका जो आंसर रहेगा दैट विल बी द फास्फोरस। सिलिकॉन से ज़्यादा जो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर होगा वो फास्फोरस का होगा, बिकॉज व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेज। अब आपके लिए क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, अगर आपके पास है बेरिलियम एंड मैग्नीशियम, है ना, बेरिलियम एंड मैग्नीशियम, तो आपको बताना है इनमें से ज़्यादा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर किसका होगा, ठीक है ना। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर किसका होगा, इसको आप नोट डाउन करेंगे और मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। सो लेट्स मूव टू द थर्ड पार्ट। अब नेक्स्ट आपको बताना है हायर एटॉमिक रेडियस, मतलब साइज़ जो है एटॉमिक रेडियस किसका ज़्यादा होगा, मैग्नीशियम का और स्ट्रोंशियम का। तो ये तो अभी हमने देखे ग्रुप सेकंड के एलिमेंट्स है ना, बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, देन स्ट्रोंशियम है हमारे पास। तो मुझे बताओ, एक मैग्नीशियम है आपके पास और स्ट्रोंशियम। सो व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप व्हाट हैपेंस, जो एटॉमिक रेडियस होती है वो क्या होती है, एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेज, है ना, टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज होता है। एटॉमिक साइज हो, आयोनिक साइज हो, दोनों इंक्रीज होते हैं। सो दैट मीन्स यहाँ पे एटॉमिक रेडियस जो है किसका ज़्यादा होगा, स्ट्रोंशियम का ज़्यादा होगा। तो दैट मीन्स ये जो आपका थर्ड पार्ट है इसका जो आंसर होगा दैट विल बी स्ट्रोंशियम, इसी का हायर एटॉमिक रेडियस होगा एज़ कम्पेयर टू मैग्नीशियम। अब आपके लिए क्वेश्चन है यहाँ पे, अगर हमारे पास है लेट्स से लिथियम पॉजिटिव, ठीक है ना, और उसके बाद बेरिलियम 2 पॉजिटिव एंड लेट्स से वी आर हैविंग बोरॉन 3 पॉजिटिव, राइट। तो इन 3 आयन्स में से आपको मुझे बताना है कि किसका ज़्यादा एटॉमिक रेडियस होगा इन 3 में से, ठीक है ना। तो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे
इनकी जो ये एक्चुअली क्या है, आयॉन्स है, तो यहाँ पे आयोनिक रेडियस आपको बताना है इनकी। तो आयोनिक रेडियस का ऑर्डर बताएंगे मुझे आप, या सिंपली आप मुझे बताएंगे सबसे ज़्यादा साइज़ किसका बड़ा होगा, है ना, जिसकी आयोनिक रेडियस ज़्यादा उसी का साइज़ तो बड़ा होगा, राइट। तो ये मुझे आप बताएंगे। अब नेक्स्ट फोर्थ पार्ट पे आ जाते हैं, दैट मीन्स आपको बताना है यहाँ पे ज़्यादा मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी किसकी होगी। आपके पास है आयोडीन एंड ब्रोमीन, राइट, ये हैलोजेंस से बिलोंग करते हैं। वी आर हैविंग फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, राइट, एस्टेटिन वी आर हैविंग। सो अब मुझे यहाँ पे आप बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी किसकी ज़्यादा मोर नेगेटिव होगी, आपको बताना है मोर नेगेटिव। तो मुझे बताओ पहले जनरल ट्रेंड क्या है हमारे पास, that when we move from left to right in a period what happens, जो electron gain enthalpy है that is represented by delta HEG electron gain enthalpy, ये क्या होता है, ये इंक्रीज़ होता है और सबसे ज़्यादा हेलोजेंस के पास है electron gain enthalpy, ठीक है ना। या हम बता सकते हैं दैट इट बिकम्स मोर नेगेटिव, है ना, नेगेटिव साइन एक्चुअली यहाँ पे इंडिकेट करता है दैट एनर्जी इज़ रिलीज्ड, ठीक है। और सिमिलरली मुझे आप बताएंगे व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम व्हाट हैपेंस टू द इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी जो है दैट बिकम्स लेस नेगेटिव, दैट मीन्स इट डिक्रीजेस, सिंपली डिक्रीज होता है, इट बिकम्स लेस नेगेटिव, ठीक है। नेगेटिव साइन का यहाँ पे मतलब होता है दैट एनर्जी इज़ रिलीज्ड, इस पॉइंट को नोट डाउन करेंगे आप। तो मुझे बताओ दैट मीन्स हम ऐसे बता सकते हैं दैट फ्रॉम टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी इट बिकम्स लेस नेगेटिव, ये क्या बनता है, लेस नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी इट बिकम्स लेस नेगेटिव डाउन द ग्रुप। तो मुझे बताओ आपके पास है यहाँ पे आयोडीन और ब्रोमीन, ठीक है ना, आयोडीन एंड ब्रोमीन। तो मुझे बताओ जब आप जाएंगे फ्रॉम टॉप टू बॉटम व्हाट हैपेंस, इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी इट बिकम्स लेस नेगेटिव। तो दैट मीन्स जो Br है ब्रोमीन इसी का होगा मोर नेगेटिव, राइट। तो दैट मीन्स ये जो फोर्थ पार्ट है इसका आपका जो आंसर होगा दैट विल बी ब्रोमीन, Br, इसका होगा मोर नेगेटिव, ठीक है, क्योंकि जब आप जाएंगे फ्रॉम टॉप टू बॉटम इट बिकम्स लेस नेगेटिव। फिर एक्सेप्शंस है, एक्सेप्शंस को यहाँ पे आप याद रखेंगे, एक्सेप्शंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी में। तो एक्सेप्शंस में आप फर्स्ट पॉइंट जो याद रखेंगे दैट इज़ अगर आपके पास है नोबल गैसेस, ठीक है ना, मुझे बताओ अगर आपके पास है नोबल गैसेस तो इनकी जो इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी होती है दैट इज़ डेल्टा HEG, दैट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, है ना, ये नेगेटिव नहीं होगा। दैट मीन्स यहाँ पे एनर्जी आपको देनी पड़ेगी, दैट मीन्स प्रोसेस इज एंडोथर्मिक, है ना। सिमिलरली अगर नोबल गैसेस नहीं है, लेट्स से आपके पास है बेरिलियम है जिसमें फुली फिल्ड ऑर्बिटल होता है, या आपके पास नाइट्रोजन है जिसमें हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल है ना, तो इनकी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो इनका जो डेल्टा HEG दैट इज इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी है वो भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इस पॉइंट को भी आप नोट डाउन करेंगे। और सिमिलरली अब अगर आपके पास है सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, दैट मीन्स सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी, ठीक है ना, आई विल राइट हियर सेकेंड, थर्ड etc, that means fourth, fifth, that means you can simply say that is successive electron gain enthalpy delta HEG, it is also positive, क्योंकि जब आपने पहला इलेक्ट्रॉन जो है ऐड किया, फॉर एग्जांपल लेट्स से ये आपके पास है फ्लोरीन एटम, इसको आपने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, ये बन गया F नेगेटिव, तो यहाँ पे तो एनर्जी पहले क्या होगी, रिलीज़ होगी, पर अब आपके पास जो सेकंड है दैट मीन्स F नेगेटिव, इसको जब आप दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे यहाँ पे तो दैट मीन्स यू विल हेयर गेट F2 नेगेटिव, ये आयन मिलेगा। पर यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिवली चार्जेड स्पीशीज़ ये आप ऐड करवा रहे हैं, किसको, एनायन को। यहाँ पे तो रिपल्सिव फोर्स है, उसको तो क्या करना पड़ेगा, उसको अपोज करने के लिए एनर्जी आपको देनी पड़ेगी। सो दैट्स वाई ये जो प्रोसेस होती है इट्स आल्सो एंडोथर्मिक। यहाँ पे भी जो इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी है ये पॉजिटिव होती है, इसको आप नोट डाउन करेंगे। अब एक और एक्सेप्शन जो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में आपको पूछा जाता है वो है इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन एंड क्लोरीन। तो बता दो किसका ज़्यादा होना चाहिए था, फ्लोरीन का तो ज़्यादा होना चाहिए था क्लोरीन से, पर यहाँ पे आप याद रखेंगे क्लोरीन का ज़्यादा होता है फ्लोरीन से। तो ये तो ऑलरेडी आपने क्लास में पढ़ा है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि फ्लोरीन जो है उसका स्मॉल साइज़ है और इलेक्ट्रॉन जो आप ऐड कर रहे हैं वो किस ऑर्बिटल में ऐड कर रहे हैं, 2p ऑर्बिटल में। वहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ज़्यादा है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वहाँ पे रिपल्शन ज़्यादा है। बट यहाँ पे इनके साथ
क्लोरीन आप इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं 3p ऑर्बिटल में, बड़ा साइज़ है तो यहाँ पे रिपल्शन थोड़ी कम होती है, सो दैट्स वाई क्लोरीन जो है यहाँ पे एक्सेप्शन दिखाता है, इसके इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा होती है किससे, फ्लोरीन से, दैट मीन्स इट इज़ मोर नेगेटिव देन दैट ऑफ फ्लोरीन। सिमिलरली यहाँ पे नेक्स्ट एक्सेप्शन जो है दैट इज़ सल्फ़र का ज़्यादा होता है किससे, ऑक्सीजन। रीज़न विल बी सेम, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आप 2p ऑर्बिटल में ऐड कर रहे हैं और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आप 3p ऑर्बिटल में ऐड कर रहे हैं, तो 2p में इलेक्ट्रॉन ऐड करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है ना, वहाँ पे रिपल्शन ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इस पॉइंट को आप नोट डाउन करेंगे यहाँ पे। पर अब अगर हम बात करेंगे, लेट्स से अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है फ्लोरीन एंड क्लोरीन इनमें से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा, तो डेफिनेटली वो तो फ्लोरीन का ज़्यादा होता है। फ्लोरीन इज़ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये तो पूरे पीरियाडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है कितनी होती है, 4.0 पॉलिंग स्केल, है ना। तो इसको आप नोट डाउन करेंगे, और इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई यूनिट नहीं होता है। तो यहाँ पे ये पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ है जो है वो रिवाइज हो गई। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट रहा होगा तो वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। सो लेट्स सी अहेड अनदर क्वेश्चन, दैट्स क्वेश्चन नंबर 4। दैट मीन्स वी हैव टू डिस्कस डायगोनल रिलेशनशिप एंड इट्स कॉज, राइट। डायगोनल रिलेशनशिप क्या है, ठीक है ना, और इसका रीज़न क्या होता है। तो इम्पॉर्टेंट ये है दैट दिस डायगोनल रिलेशनशिप इट इज़ ओनली शोन बाय सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स, और उसमें भी जो आपके फर्स्ट 3 एलिमेंट्स हैं। ओके, आई विल शो इट हियर। जैसे अगर मेरे पास है सेकेंड पीरियड के एलिमेंट, लेट्स टेक वी आर हैविंग लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, बस यही दिखाते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। तो ये क्या होता है इसको देख लेते हैं। दीज ओनली शो लिथियम, बेरिलियम एंड बोरॉन, ठीक है। अब मुझे बताओ थर्ड पीरियड के एलिमेंट, जो आपके पास है थर्ड पीरियड के एलिमेंट, जैसे आपके पास है यहाँ पे सोडियम, है ना, मैग्नीशियम होगा यहाँ पे, सिमिलरली यहाँ पे अल्मोनियम है, और उसके बाद सिलिकॉन है। तो अब मुझे बता दो कौन किसके साथ डायगोनल रिलेशनशिप दिखाएगा। ये ऑलरेडी आपने पढ़ा है ना। लिथियम किसके साथ दिखाता है, मैग्नीशियम के साथ। बेरिलियम जो है इट विल शो डायगोनल रिलेशनशिप विद अल्मोनियम। बोरॉन किसके साथ दिखाएगा, सिलिकॉन के साथ दिखाएगा, राइट। तो अब ये डायगोनल रिलेशनशिप क्या है, डायगोनल रिलेशनशिप जो है इट सिंपली मीन्स कि जो लिथियम है और जो आपका मैग्नीशियम है इनकी प्रॉपर्टी जो है ऑलमोस्ट क्या होती है, मैच होती है। तो ऐसा क्यों है, इसका रीज़न क्या होगा। तो इसका रीज़न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ इट्स एक्चुअली ड्यू टू द अपोजिंग ट्रेंड्स इन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़, है ना। इसका जो कॉज है आप लिखेंगे डायगोनल रिलेशनशिप। पहली बात क्या याद रखिए आपने यहाँ पे, दैट दिस डायगोनल रिलेशनशिप इट इज़ शोन बाय सेकंड पीरियड एलिमेंट्स, है ना, किसके साथ, थर्ड पीरियड एलिमेंट्स के साथ। और यहाँ पे जो डायगोनली रिलेटेड एलिमेंट्स है ना, जैसे बेरिलियम, अल्मोनियम, बोरॉन, सिलिकॉन, लिथियम, मैग्नीशियम, ये आपस में दिखाएंगे डायगोनल रिलेशनशिप, ठीक है। और इसमें इंपॉर्टेंट यही है कि यही दिखाते हैं, मतलब लिथियम, बेरिलियम एंड बोरॉन दे शो डायगोनल रिलेशनशिप विद मैग्नीशियम, अल्मोनियम एंड सिलिकॉन, राइट। बाकी नहीं दिखाते हैं। तो इसका कॉज क्या है, इसका जो रीज़न है वो है ड्यू टू, आप लिखेंगे यहाँ पे, इट इज़ ड्यू टू अपोजिंग ट्रेंड्स इन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़, राइट। जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ है वो क्या होती है, वो अपोजिट होती है जब आप ग्रुप और पीरियड में इनको देखेंगे। जैसे यहाँ पे देख लो, मुझे बताओ व्हेन यू जस्ट मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड व्हाट हैपन्स, एटॉमिक साइज जो आपका होता है क्या होता है, डिक्रीज़ होता है ना, एटॉमिक साइज डिक्रीज़ होता है। सिमिलरली मुझे बताओ आयोनाइजेशन एनर्जी जो है, आयोनाइजेशन एनर्जी वो क्या होगी, फिर इंक्रीज़ हो गया ना। अगर हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की, तो ये भी क्या होती है, इंक्रीज़ होती है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, राइट। तो जो अगर हम बात करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, वो भी क्या होती है, इंक्रीज़ होती है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। पर मुझे बताओ व्हेन वी जस्ट मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, है ना, इन ए ग्रुप, जब हम ग्रुप की बात करेंगे तो ग्रुप में क्या होता है, आपका जो एटॉमिक साइज़ है वो इंक्रीज़ होता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। सिमिलरली जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो डिक्रीज़ होती है ना। और सिमिलरली जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है दैट इज़ डेल्टा HEG, ये भी क्या होता है, इट बिकम्स लेस नेगेटिव, मतलब ये भी डिक्रीज़ होता है। और सिमिलरली जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो भी क्या होती है, डिक्रीज़ होती है ना। तभी तो आपके पास फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, क्लोरीन इससे कम होगा, ब्रोमीन इससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो मुझे बताओ अब क्या होगा यहाँ पे, देखो लिथियम और बेरिलियम की अगर हम बात करेंगे, अमंग दीज टू लिथियम का साइज़ बड़ा होगा बेरिलियम से,
पर मुझे बताओ बेरिलियम और मैग्नीशियम, बेरिलियम का साइज़ क्या होगा, स्मॉल होगा एज़ कम्पेयर टू मैग्नीशियम, पर जो ये लिथियम और मैग्नीशियम है इनका ऑलमोस्ट सेम साइज़ होता है। सो दैट इज़ वाई ये आपस में डायगोनल रिलेशनशिप दिखाते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ जो है ऑलमोस्ट क्या होती है, सेम होती है। तो इसको आप याद रखेंगे, ये है डायगोनल रिलेशनशिप एंड इट इज़ शोन बाय ओनली दीज एलिमेंट्स ऑफ सेकंड पीरियड विद द थर्ड पीरियड एलिमेंट्स दैट इज़ विद मैग्नीशियम, अल्मोनियम एंड सिलिकॉन। तो इसको आप नोट डाउन करेंगे और याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज क्वेश्चन नंबर 5, यू हैव टू नेम 3 ट्राइड्स गिवन बाय डोब्रेनर, है ना, जो आपने पढ़ा है लॉ ऑफ ट्राइड्स। मैं यहाँ पे ही लिखूंगा इनको। देखो एक ट्राइड जो इसने दे दिया दैट वाज लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, और क्या बताया फिर दैट द एटॉमिक मास ऑफ मिडल एलिमेंट, एटॉमिक वेट ऑफ मिडल एलिमेंट, इट इज़ द अरिथमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड, है ना, ये आपने ऑलरेडी याद रखा होगा। नेक्स्ट जो है दैट वाज गिवन दैट ऑफ क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, है ना। और फिर जो तीसरा ट्राइड इसने बताया दैट वाज कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम एंड बेरियम, इनको आप याद रखेंगे, है ना। तो ये था लॉ ऑफ ट्राइड्स विच वाज गिवन बाय जॉन डोब्रेनर, इसको आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है दैट इज हाउ इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी डिफर्स फ्रॉम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, है ना। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको आप नोट डाउन करेंगे। यहाँ पे डिफरेंस आपको बताना है किस किस के दरमियान, इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको यहाँ पे लिखेंगे। तो एक आपके पास है इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो डिफ्रेंशिएट करना होगा, तो ऐसे आप लाइन डालेंगे, है ना, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। एक साइड लिखेंगे आप इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी और दूसरी साइड आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस स्काई से दिखाया जाता है ना। तो बता दो फर्स्ट डिफरेंस क्या रहेगा। ये जो इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी है क्या है, ठीक है ना, इट इज़ द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट आउटसाइड इलेक्ट्रॉन। सिंपली आप लिख सकते हैं यहाँ पे, इसको सिंपल वे में बताएंगे, दैट इज टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट आउटसाइड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, आउटसाइड इलेक्ट्रॉन, अपना इलेक्ट्रॉन नहीं बल्कि जो आउटसाइड होगा। जैसे ये फ्लोरीन है, एक तो इसके अपने इलेक्ट्रॉन्स है पर बाहर से एक इलेक्ट्रॉन इसको हम दे रहे हैं और ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, ये बन जाएगा फ्लोराइड आयन। तो यहाँ पे जो एक्चुअली एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है एंड दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज़ रिलीज्ड हियर दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी, ठीक है। तो इसका यूनिट जो यूजुअली होता है आप लिखेंगे सेकंड पॉइंट, यूनिट यूजुअली जो हम लेते हैं दैट इज किलोजूल पर मोल, है ना, दैट मीन्स यूजुअली वी टेक 1 मोल, राइट। तो नेक्स्ट या हम यूज़ कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ठीक है, तो ये यूनिट भी यूज़ किया जाता है। पर आप देखो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इट इज़ द टेंडेंसी ऑफ एन एटम, आप लिखो यहाँ पे, इट इज़ द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ। ये इंपॉर्टेंट रहेगा, टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट, electrons towards itself. So it will be the difference, है ना, किस किस के दरमियान। इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी जो है उसमें आप सिंपली क्या करवा रहे हैं, एक आउटसाइड इलेक्ट्रॉन जो है वो आप अट्रैक्ट करवा रहे हैं ना, ऐड कर रहे हैं किसके साथ, वो आप ऐड कर रहे हैं किसके साथ, एक न्यूट्रल गैसियस एटम के साथ। जो ये फ्लोरीन है इट्स ए न्यूट्रल गैसियस आइसोलेटेड एटम, ठीक है ना। इसको अब देखो यहाँ पे जो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इसका कोई यूनिट नहीं होता है, तो ये यूनिटलेस है। जैसे अभी मैंने बताया था फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना, पॉलिंग स्केल पे दैट इज़ 4.0 और कोई यूनिट इसका नहीं होता है, तो ये डिफरेंस रहेगा। तो नेक्स्ट आप याद रखेंगे ये जो इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी होती है इट इज़ सिंपली एन एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी, पर ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है इट इज़ ए रिलेटिव प्रॉपर्टी, मतलब ये किसी के साथ रिलेट किया जाता है, रिलेटिव। तभी तो आप बता रहे हैं यहाँ पे दैट इट इज़ द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना, टुवर्ड्स इटसेल्फ। यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये आपके पास बॉन्ड है हाइड्रोजन और फ्लोरीन के दरमियान। बॉन्ड कैसे बना, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना, फ्लोरीन ने भी एक इलेक्ट्रॉन दिया और हाइड्रोजन ने भी। पर बॉन्ड बनने के बाद भी फ्लोरीन के पास टेंडेंसी है कि ये इन दोनों शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, राइट। तो फिर यहाँ पे स्लाइड चार्ज क्रिएशन होती है, इसको आप नोट डाउन करेंगे। तो दैट मीन्स आप याद रखेंगे कि ये एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी है और ये रिलेटिव प्रॉपर्टी है ना, रिलेटिव प्रॉपर्टी, ये हम रिलेट करते हैं,
ठीक है, ये आप तभी बता सकते हैं जब इस फ्लोरीन ने इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया होगा। ठीक है, तो फिर हम कंपेयर करेंगे कि कितनी टेंडेंसी इसके पास है इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। और यहाँ पे कोई भी आउटसाइड इलेक्ट्रॉन जो है वो जब अट्रैक्ट होता है तो उस वक्त एनर्जी चेंज कितनी होगी, एंथैल्पी चेंज, दैट इज़ द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। नेक्स्ट जो आप याद रखेंगे दैट इज़ ये जो प्रॉपर्टी है, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ आइसोलेटेड एटम, है ना, जो अब आपको समझ में आया होगा, प्रॉपर्टी ऑफ एन आइसोलेटेड एटम। मतलब एटम यहाँ पे जो होता है वो आइसोलेटेड होना चाहिए। ठीक है, जो अभी मैंने बताया कि यहाँ पे ये कैसा होता है, आइसोलेटेड गैसियस एटम। ठीक है ना, पर यहाँ पे जब आप बात करेंगे तो ये कौन सा होता है, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ कंबाइंड एटम, कंबाइंड स्टेट में ये देखा जाता है। जैसे फ्लोरीन जो है इसके आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तभी बताएंगे जब ये किसी और एटम के साथ कंबाइंड स्टेट में होगा, है ना। तो ये डिफरेंस रहेगा बिटवीन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आई होप कि आप इसको याद रखेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, है ना। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 था। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिस इज़ योर हॉट्स, दैट इज़ हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल बेस्ड क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे क्या क्या दिया गया है, इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से आप देखेंगे। आपको फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है और सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी वो दी गई है किलो जूल पर मोल। यहाँ कुछ एलिमेंट्स का है ना, आपको एलिमेंट्स यहाँ पे नहीं दिए गए हैं, आपको वो खुद बताने हैं कि कौन सा एलिमेंट कैसा होगा, वो आप देखेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट आपको दिया गया है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, है ना, दैट इज़ दिस वन, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये भी आपको दिया गया है किलो जूल पर मोल ऑफ फ्यू एलिमेंट्स, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब देखो इम्पॉर्टेंट क्या क्या है, यहाँ पे आपको क्या क्या बताना है वो इम्पॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है दैट विच ऑफ द अबव एलिमेंट्स इज लाइकली टू बी लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट, है ना। लीस्ट रिएक्टिव कौन सा एलिमेंट होगा, तो ये कैसे देखेंगे हम लीस्ट रिएक्टिव। देखो लीस्ट रिएक्टिव वही एलिमेंट आपका होगा जिसकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी जो है बहुत ही ज़्यादा होगी। दैट मीन्स फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए, बहुत ही ज़्यादा, तभी तो वो लीस्ट रिएक्टिव होगा। तो देख लो यहाँ पे क्या है, ये 520 419 है ना किलो जूल पर मोल, दिस मच अमाउंट ऑफ एनर्जी। यहाँ पे है 1681, यहाँ पे 1008, यहाँ पे 2372 और यहाँ पे 738। तो कहाँ पे है सबसे ज़्यादा, ज़रा मुझे बताओ। सबसे ज़्यादा जो है दैट इज़ दिस वन इन केस ऑफ फिफ्थ। सो दैट मीन्स जो आपका लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होगा, जो पहला पार्ट है आपका लीस्ट रिएक्टिव, वो होगा आपका कौन सा, दैट इज़ द फिफ्थ वन, राइट। इसको आप लिखेंगे यहाँ पे फिफ्थ वन, ये होगा आपका लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट, दैट इज़ फिफ्थ वन, क्योंकि इसकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी जो है बहुत ही ज़्यादा है, इट इज़ 2372 किलो जूल पर मोल। तो दैट मीन्स जब इसकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी है बहुत ज़्यादा है तो दैट मीन्स ये लीस्ट रिएक्टिव होगा। अब आपको बताना है मोस्ट रिएक्टिव मेटल कौन सा होगा, मोस्ट रिएक्टिव मेटल ज़रा बता दो। मोस्ट रिएक्टिव वही होगा जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होगी। तो सबसे कम यहाँ पे किसकी है, कौन सा वैल्यू है, 419 किलो जूल। तो ये किसका है, सेकंड। तो दैट मीन्स जो आपका सेकंड एलिमेंट है ना, ये एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6 जो आप देख रहे हैं, ये एलिमेंट्स है। तो दैट मीन्स जो आपका बी पार्ट है मोस्ट रिएक्टिव मेटल, वो आपका होगा एलिमेंट सेकंड। फिर ये कौन सा एलिमेंट है वो आपको नहीं बताना है, आपको बस यही बताना है, ठीक है, एग्जैक्ट एलिमेंट थोड़ी बताना है। नेक्स्ट मुझे बताओ, आपको बताना है द मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल, है ना। क्या बताना है, मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल। देखो नॉन मेटल है ये, तो नॉन मेटल के लिए आप यहाँ से देख सकते हैं दैट इज़ द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जैसे अगर हम बात करेंगे हैलोजेंस की, है ना, तो उनकी बहुत ज़्यादा क्या होती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है। और आपको बताना है मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल। तो मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल वही होगा जिसकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो वैल्यू है वो ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं -60, -48, -328। तो ये सबसे ज़्यादा वैल्यू है 328। देखो इस नेगेटिव साइन को मत देखो, नेगेटिव का क्या मतलब होता है मैंने बताया, इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड। नेगेटिव साइन हियर इंडिकेट्स दैट दिस मच अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। तो वैल्यू यही बड़ा है 328। तो दैट मीन्स ये जो 328 है ये आपका थर्ड है। तो आप लिखेंगे यहाँ पे जो तीसरा पार्ट है सी, दैट इज़ मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल, ये आपका थर्ड होगा। उसको आप नोट डाउन करेंगे। मतलब ये वही होगा मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल जो जिसकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो ज़्यादा होगी। तो ज़्यादा इसी की है थर्ड की 328
मैं फिर से बता रहा हूँ, आप ये मत सोचो कि ये नेगेटिव वैल्यू है। नेगेटिव का यहाँ पे मतलब है दिस मच अमाउंट ऑफ एनर्जी इज़ रिलीज्ड, है ना, ये आपने पढ़ा है क्लास में, तो यहाँ पे कन्फ्यूज नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट मुझे बता दो, डी जो है लीस्ट रिएक्ट टू नॉन मेटल। अब बता दो मुझे यहाँ पे लीस्ट रिएक्ट टू नॉन मेटल, तो ये कौन सा होगा लीस्ट रिएक्ट टू नॉन मेटल? देखो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो है, ये जो आप देख रहे हैं पॉजिटिव, जो आपके पास हैलोजेंस हैं उनका तो नेगेटिव होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये पॉजिटिव किसका होता है मैंने अभी आपको बताया एक्सेप्शंस में, नोबल केसेस का होता है, ठीक है। और सिमिलरली हमारे पास जो नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन का मैंने बताया था वहाँ पे एक्सेप्शन में। और फिर मैंने बताया था सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, है ना। तो यहाँ पे जो आपका ये होगा लीस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल, वो आपका होगा दिस वन, दैट इज़ 295, जो वैल्यू यहाँ पे दिया गया है, दैट इज़ हियर योर फोर्थ वन। तो आप लिखेंगे डी को, आप लिखेंगे फोर्थ वन, क्योंकि ये आपका आयोडीन एक्चुअली होगा। ये कौन सा एलिमेंट होगा अगर हम बात करेंगे आयोडीन की, है ना, आयोडीन, राइट, इसको आप याद रखेंगे। आयोडीन जो है इसका होता है -295, इसको आप नोट डाउन करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट जो पार्ट है दैट्स ई पार्ट, दैट इज़ मेटल विच कैन फॉर्म ए स्टेबल बाइनरी हैलाइड, और जिसकी फार्मूला होगी Mx2। एक्स यहाँ पे आपका हैलोजन है, तो कौन सा मेटल होगा जो स्टेबल बाइनरी सॉल्ट यहाँ पे बनाएगा, मतलब जो आपका मेटल है दैट मीन्स इट विल एग्जिस्ट इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, डाइवेलेंट पॉजिटिव होगा यहाँ पे आपका। तो ये कौन सा मेटल हो सकता है? तो डेफिनेटली ये जो मेटल होगा ये वही होगा जिसकी फर्स्ट और सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी जो है उनका डिफरेंस जो है कम होना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं इट इज़ 738 फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, और नेक्स्ट जो है दैट इज़ 1451। तो यहाँ पे डिफरेंस कम है, बाकियों में बहुत सारा डिफरेंस है, वो आप देख सकते हैं ज़्यादा डिफरेंस है। तो डाइवेलेंट जो सॉल्ट है दैट मीन्स बाइनरी हैलाइड सॉल्ट, वो यही बना सकता है 6th वन। तो आप लिखेंगे ई जो है उसका जो आंसर होगा दैट इज़ एलिमेंट आपका कौन सा होगा 6th वन, दिस इज़ 6th वन, राइट, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस कम है फर्स्ट और सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। अब नेक्स्ट मुझे बता दो यहाँ पे दैट्स योर एफ, दैट मीन्स मेटल विच कैन फॉर्म प्रीडोमिनेंटली स्टेबल कोवलेंट हैलाइड, और जिसकी फार्मूला होगी Mx। एक्स यहाँ पे हैलोजन है, तो दैट मीन्स मेटल जो आपका है इट्स मोनोवैलेंट पॉजिटिव है, राइट। तो ये कौन सा होगा? ये डेफिनेटली आपका होगा तो फर्स्ट वन, है ना, फर्स्ट वन। 520 इसका है फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकंड ज़रा देखो बहुत ज़्यादा हाई है, तो दैट मीन्स ये जो है डाइवेलेंट कैटायन तो बनाएगा ही नहीं ईजिली, क्योंकि इतनी ज़्यादा एनर्जी पॉसिबल नहीं होती है नॉर्मल कंडीशंस पे। तो दैट्स वाई जो आपका एलिमेंट फर्स्ट है यही इसका आंसर होगा, दैट मीन्स इट विल फॉर्म स्टेबल हैलाइड, जिसकी जो फार्मूला होगी दैट विल बी Mx। मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन ये इजीली लॉस कर सकता है, एनर्जी सिर्फ रिक्वायर्ड है 520 किलो जूल, पर दूसरा इलेक्ट्रॉन ये लॉस नहीं कर सकता है, राइट। क्यों? क्योंकि एनर्जी डिफरेंस यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। अब नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आपका है हॉट्स, दैट इज़ हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल बेस्ड क्वेश्चन। ईजी है अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे। तो देखो यहाँ पे क्या बताया गया है, दैट वाई फॉर्मेशन ऑफ F नेगेटिव फ्रॉम फ्लोरीन इज़ एक्सोथर्मिक वायर एज दैट ऑफ O2 नेगेटिव फ्रॉम ऑक्सीजन इज़ एंडोथर्मिक। देखो ये सिंपल है, अगर आपके पास है फ्लोरीन, इसको आप एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड करवा रहे हैं, ठीक है ना। फ्लोरीन है, कैसा है, आइसोलेटेड गैसियस स्टेट में है और न्यूट्रल है, कोई भी चार्ज इस पे नहीं है। अब ये बन गया F नेगेटिव। तो ये जो प्रोसेस है डेफिनेटली कौन सी प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक। यहाँ पे एनर्जी क्या होती है, रिलीज़ होती है ना। जब आप एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करवा रहे हैं तो ए न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम, तो एनर्जी वहाँ पे रिलीज़ होती है। पर अब ये बता रहा है फिर अगर ऑक्सीजन आपके पास और आप बना रहे हैं O2 नेगेटिव, देखो ये कैसे बनेगा, पहले तो एक इलेक्ट्रॉन आप इसको ऐड करेंगे, ये बन जाएगा O मोनोवैलेंट नेगेटिव। अब ये बता रहा है कि ये जो O नेगेटिव है इसको फर्दर एक इलेक्ट्रॉन आप दे रहे हैं, ये बन रहा है O2 नेगेटिव। तो ये प्रोसेस जो है क्यों एंडोथर्मिक होगी, ज़रा बताओ, ये एंडोथर्मिक क्यों होगी? क्योंकि डेफिनेटली यहाँ पे पहले केस में क्या होता है, देखो जब आप फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो दिस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ पे भी आपका क्या है, गैसियस स्टेट में है, आइसोलेटेड है, न्यूट्रल है। तो जब आप इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे प्रोसेस जो है दैट विल बी एक्सोथर्मिक, यहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी। पर मैंने अभी आपको बताया था एक्सेप्शंस में कि दैट सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, दैट मीन्स जब आप सेकेंड, थर्ड, फोर्थ इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। अब तो ये क्या है, यहाँ पे एनायन है ना, नेगेटिवली चार्जड आयन है और इलेक्ट्रॉन खुद नेगेटिवली चार्जड पार्टिकल है, तो यहाँ पे रिपल्शन होगा ना। तो उस रिपल्शन को
दूर करने के लिए, मतलब यहाँ पे आप सिंपली याद रखेंगे कि दैट यहाँ पे एनर्जी रिक्वायर्ड है टू ओवरकम द फोर्स ऑफ रिपल्शन, है ना। तभी आप एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करवा सकते हैं जब आप पहले क्या करेंगे, फोर्स ऑफ रिपल्शन को ओवरकम करेंगे, तो दैट्स वाई उसके लिए एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, सो दैट्स वाई इट विल बी एंडोथर्मिक। तो सिंपली आप याद रखेंगे दैट पहले जब आप फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं तो उस वक्त कोई भी वहाँ पे रिपल्शन नहीं होती है, वहाँ पे तो अट्रैक्शन होगा, तो एनर्जी रिलीज़ होगी। अट्रैक्शन के दौरान क्या होता है, इसको आप याद रखेंगे, जब भी कहीं पे अट्रैक्शन होता है बिटवीन टू पार्टिकल्स तो एनर्जी जो है एनर्जी रिलीज़ होती है, एनर्जी गेट इज रिलीज, राइट, एनर्जी रिलीज़ होती है। पर जहाँ पे भी रिपल्शन होगा तो उस रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए एनर्जी वहाँ पे क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है, वहाँ पे रिलीज़ नहीं होगी। तो दैट्स वाई यहाँ पे प्रोसेस एंडोथर्मिक है। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पे एनर्जी देनी पड़ेगी इन ऑर्डर टू ओवरकम द फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो इस पॉइंट को आप नोट डाउन करेंगे। दैट्स वाई फॉर्मेशन ऑफ O2 नेगेटिव फ्रॉम ऑक्सीजन इट इज़ एंडोथर्मिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। दैट इज़ डिस्कस द वेरिएशन ऑफ वैलेंसी अलॉन्ग ए पीरियड एंड विद इन ए ग्रुप। तो वैलेंसी जो है इसकी वेरिएशन हमें देखनी है, ठीक है ना। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी व्हाट इज़ वैलेंसी। इट इज़ द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, है ना। एक एलिमेंट के पास कितनी कंबाइनिंग कैपेसिटी है। फिर ये कैसे देखा जाता है, तो आपने क्लास में पढ़ा है इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन, आप देख सकते हैं, ठीक है। कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स अटैच्ड होंगे। फॉर एग्जांपल ये मीथेन है CH4, तो कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन एटम्स अटैच्ड है, तो दैट मीन्स कार्बन की वैलेंसी कितनी होगी, वैलेंसी 4 होगी, ठीक है ना। और दूसरा फिर हमने देखा था इन टर्म्स ऑफ हैलोजन, है ना। कोई भी हैलोजन कितने नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स होंगे। फॉर एग्जांपल इसी को हम लेते हैं CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो कार्बन के साथ 4 क्लोरीन एटम्स है यहाँ पे, तो वैलेंसी जो कार्बन की होगी ये भी यहाँ पे क्या होगी, 4 होगी वैलेंसी, है ना। नेक्स्ट मुझे बता दो कोई भी हैलोजन, है ना, जैसे अगर आपके पास है BeCl2 बेरिलियम डाइक्लोराइड, है ना, तो मुझे बता दो बेरिलियम जो है इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 2, क्योंकि इसके साथ 2 क्लोरीन एटम्स है। जैसे SF6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड, तो सल्फर की जो वैलेंसी यहाँ पे है दैट इज 6। तो फिर नेक्स्ट हमने देखा था इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है कोई लॉस कर रहा है, कोई गेन कर रहा है, कोई शेयर कर रहा है, तो वहाँ से भी आप वैलेंसी बता सकते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल अगर ये आपके पास सोडियम है, ठीक है, ये 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, ठीक है, कंपाउंड फॉर्मेशन के दौरान ये 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, तो दैट मीन्स इसने 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, सो दैट मीन्स वैलेंसी जो सोडियम की है वो 1 होगी। जैसे अगर आपके पास अल्मोनियम है, इट लूजेस 3 इलेक्ट्रॉन्स, है ना, जब ये 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो ये बनेगा ट्रैवलेंट पॉजिटिव इन ऑर्डर टू बिकम स्टेबल। तो मुझे बताओ यहाँ पे इसकी वैलेंसी फिर कितनी होगी, 3 होगी ना, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इसने लॉस किया वो 3 है। तो कहीं पे अगर कोई इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा वो उसकी वैलेंसी होगी। जैसे ऑक्सीजन जो है इट गेन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म द स्टेबल ऑक्साइड आयन, तो यहाँ पे ऑक्सीजन की जो वैलेंसी होगी दैट विल बी 2। तो ये था वैलेंसी क्या है, पर आपको क्या बताना है, आपको बताना है इसकी वेरिएशन, ये कैसे वेरी होता है, किसके अंदर, ग्रुप के अंदर और पीरियड के अंदर। सो लेट्स सी इसका जो ट्रेंड है, इसका जो वेरिएशन है, फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रुप के अंदर देख लेते हैं। तो ज़रा बताओ मुझे वैलेंसी कैसे वेरी होगा ग्रुप के अंदर। तो आप सिंपली याद रखेंगे कि ये जो वैलेंसी होती है इट रिमेन्स सेम इन ए ग्रुप, ये वेरी नहीं होता है, इट रिमेन्स सेम। जैसे आपके पास ग्रुप फर्स्ट है ना, उनकी जो वैलेंसी होती है कितनी होती है, 1 होती है। अल्कली मेटल्स जैसे आपके पास है लिथियम है ना, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबीडियम है, इन सभी की जो वैलेंसी है वो 1 होती है। तो ये वेरी नहीं होता है ग्रुप के अंदर। जैसे अगर हम ग्रुप सेकंड की बात करेंगे अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, तो उनकी जो वैलेंसी होती है 2 होती है। जैसे आपके पास है कौन कौन सा एलिमेंट है, बेरिलियम है ना, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रॉन्शियम है, हर एक की जो वैलेंसी है यहाँ पे वो 2 है। इसको आप नोट डाउन करेंगे। पर कहीं पे एक्सेप्शंस है, पर ये यूजुअली आप याद रखेंगे जब भी ट्रेंड बताना होगा तो आपको बताना है नॉर्मल ट्रेंड, दैट मीन्स नॉर्मली क्या होता है ग्रुप के अंदर। अब अगर हम बात करेंगे जैसे ऑक्सीजन फैमिली है आपके पास है ना, ग्रुप 16 ऑक्सीजन, सल्फ़र, सेलेनियम, तो यूजुअली यहाँ पे अगर हम सल्फ़र की बात करेंगे तो सल्फ़र की वैलेंसी 2 होती है ना यूजुअली, पर 4 भी ये दिखाता है, 6 भी दिखा सकता है। जैसे अगर हम बात करेंगे यहाँ पे H2S है, सल्फ़र जो है 2 हाइड्रोजन एटम्स के साथ अटैच्ड है, तो सल्फ़र की वैलेंसी कितनी होगी 2। पर अगर हम बात करेंगे SF4 की, सल्फ़र टेट्राफ्लोराइड है ना, सल्फ़र हेक्साफ्लोराइड, तो यहाँ पे वैलेंसी जो है 4 होगी, यहाँ पे वैलेंसी 6 होगी।
तो दैट मीन्स वेरिएबल वैलेंसी कहीं पे देखने को मिलती है, पर यूजुअली आपको नॉर्मल ट्रेंड याद रखना होता है। तो दैट मीन्स ग्रुप के अंदर आप याद रखेंगे दैट जो वैलेंसी होती है ये रहती है सेम, ठीक है। अब बताओ मुझे हाउ इट वेरीज इन ए पीरियड, जब आप जाएंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जैसे अगर हम फर्स्ट पीरियड की बात करेंगे हाइड्रोजन टू हीलियम, तो हाइड्रोजन की जो वैलेंसी होती है वो होती है 1, राइट। और हीलियम तो नोबल गैस है ना, इसकी वैलेंसी 0 होती है, तभी तो इनको हम कहते हैं ज़ीरोथ ग्रुप, है ना। ग्रुप 18 जो एलिमेंट्स हैं इनको हम ज़ीरोथ ग्रुप कहते हैं। तो नेक्स्ट मुझे बताओ, नेक्स्ट जो आपका है दैट इज़ योर सेकंड पीरियड। जैसे आपके पास है लिथियम, है ना, बेरिलियम है, बोरॉन है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है और उसके बाद नियॉन है। तो मुझे बताओ जब आप जाते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट व्हाट हैपन्स टू द वैलेंसी, है ना। लिथियम की वैलेंसी 1 होती है, फिर बेरिलियम की 2, 3, 4, फर्स्ट इट इंक्रीजेज अप टू 4 और उसके बाद डिक्रीज होता है 3, 2, 1, 0, इट डिक्रीजेज अप टू 0। तो इसको आप याद रखेंगे दैट यूजुअली क्या होता है सेकंड थर्ड पीरियड में, इनमें ऐसा होता है दैट फर्स्ट वैलेंसी जो है इट इंक्रीजेज अप टू 4 एंड देन इट डिक्रीजेज अप टू 0। तो इसमें भी एक्सेप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। जैसे अगर हम थर्ड पीरियड की बात करेंगे वहाँ पे सल्फ़र आपका आ जाएगा, है ना। जैसे फास्फोरस है आपके पास, फास्फोरस जो है ये वैलेंसी 3 भी दिखाता है, ये वैलेंसी 5 भी दिखाता है। जैसे अगर हम बात करेंगे PCl3 के, है ना, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, इसमें वैलेंसी 3 है। जैसे बात करेंगे फास्फोरस पेंटाक्लोराइड तो वैलेंसी कितनी है 5। तो ये एक्सेप्शंस आपको देखने को मिलते हैं, पर आपको जनरल ट्रेंड याद रखना है। तो जनरल ट्रेंड अब आप क्या याद रखेंगे दैट पीरियड में जो वैलेंसी है फर्स्ट इट इंक्रीजेज अप टू 4 एंड देन इट डिक्रीजेज अप टू 0, इसको याद रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये आपका था वेरिएशन ऑफ वैलेंसी, है ना, क्वेश्चन नंबर 9। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 जो है दैट मीन्स यू हैव टू कंपेयर मेंडलीव्स एंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, है ना, इन दोनों को कंपेयर करना है। सो लेट्स सी है मेंडलीव्स एंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, है ना, इनको कंपेयर। तो जब भी कंपेयर करना होगा तो यहाँ पे आप लिखेंगे मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल और दूसरे साइड आप लिखेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो बता दो पहले, है ना, ये दिया मेंडलीव ने, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने दे दिया, ये दिया मोज़ले ने। और ये कब की बात है, इट इज़ द टॉक ऑफ 1869, है ना। और यहाँ पे ये कब दे दिया गया 1913 में, बहुत ही लेट। अब मुझे बता दो क्या क्या कंपैरिजन है, कैसे आप यहाँ पे इनको कंपेयर करेंगे, इम्पॉर्टेंट वही रहेगा, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, अगर हम बात करेंगे मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल की तो ये किस पे बेस्ड है, इट इज़ बेस्ड ऑन मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। और वो हमें क्या बता रहा है दैट ऑल द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एन एलिमेंट दे आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट, है ना। तो एटॉमिक मास के बेस पे यहाँ पे एलिमेंट्स को रखा गया, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट। और यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर, है ना, जो हम कहते हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। क्या बता रहा है दैट all the physical and chemical properties of an element they are the periodic function of their atomic number, या जिसको आप सिंपली कह सकते हैं प्रोटॉन नंबर, क्योंकि एटॉमिक नंबर जो है दैट इज सिंपली व्हाट, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, प्रोटॉन नंबर। तो इसको आप याद रखेंगे, ये है एटॉमिक वेट। पर अब देखो कंपेयर जब आप कर रहे हैं तो मुझे बताओ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में उसके बाद इसकी लिमिटेशन है ना, तो यहाँ पे कुछ मिसफिट एलिमेंट्स हैं मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में। अगर हम बात करेंगे आर्गन और पोटेशियम, है ना, तो क्या होना चाहिए था, होना ऐसा चाहिए था दैट वी हैव टू एक्चुअली कीप एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट। पर यहाँ पे जब आप देखेंगे पोटेशियम का एटॉमिक मास क्या होता है, कम होता है आर्गन से। सिमिलरली हमारे पास है कोबाल्ट एंड निकल है हमारे पास, ठीक है ना। सिमिलरली हमारे पास है टेलीरियम एंड आयोडीन। तो ये ऐसे पेयर्स हैं जिनको हम कहते हैं दीज आर मिसफिट एलिमेंट्स, मिसफिट पेयर्स, है ना, जो एक्चुअली यहाँ पे फिर फॉलो नहीं होते हैं। पर यहाँ पे ऐसा नहीं है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल जो है, उसमें ऑन द बेस ऑफ एटॉमिक नंबर है, तो वहाँ पे कोई भी ऐसा मिसफिट पेयर जो है आपको नहीं मिलेगा। इसको आप याद रखेंगे। अब मुझे बताओ इन दिस मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहले मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल दे दिया उसमें सिर्फ 8 ही ग्रुप्स थे, है ना, 8 ही ग्रुप्स। उसके बाद जब ज़ीरोथ ग्रुप जो है दैट इज़ नोबल गैसेस उसमें ऐड किए गए, तो उसके बाद इसमें 9 ग्रुप्स आ गए, राइट। और पीरियड्स कितने थे, पीरियड्स जो है पहले थे 6, है ना, 6। और उसके बाद जब कुछ एलिमेंट्स फिर डिस्कवर हुए उसी ईयर में, तो उसके बाद 7 पीरियड्स। पर अब यहाँ पे कैसे आप कंपेयर करेंगे, जो आपके पास मॉडर्न या लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल है उसमें 18 ग्रुप्स है, राइट, 18 ग्रुप्स है। और जो आपके पीरियड्स है वो कितने हैं, 7 पीरियड्स, राइट।
तो ये याद होना चाहिए हर एक को। नेक्स्ट मुझे बता दो, यहाँ पे एक्चुअली सब ग्रुप का कंसेप्ट है, सब ग्रुप्स आर देयर राइट, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में है ना, इसने डिवाइड किए कुछ ग्रुप्स को इनटू सब ग्रुप्स, पर यहाँ पे आप नहीं देखेंगे देयर इज़ नो कंसेप्ट ऑफ एनी सब ग्रुप। एक्चुअली सब ग्रुप्स में फिर प्रॉब्लम थी, जो ये सब ग्रुप्स थे उनके जो एलिमेंट्स थे उनकी प्रॉपर्टी मैच नहीं होती थी, है ना, पर यहाँ पे इसको एलिमिनेट किया गया, तो सब ग्रुप का कंसेप्ट यहाँ पे हटाया गया, तो दैट्स वाई ये ज़्यादा इट्स मोर एडवांस्ड दिस मॉडर्न और द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, है ना, तो ये आप यहाँ पे याद रखेंगे। नेक्स्ट मुझे बता दो, अगर मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल की बात करेंगे तो यहाँ पे जो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन है, पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स जो है वो यहाँ पे उनके लिए पर्टिकुलर पोजीशन नहीं है, फिक्सड या अप्रोप्रिएट पोजीशन जो है वो नहीं है। बताओ क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन जो है कहाँ पे रखा गया, ग्रुप फर्स्ट ई में, है ना, ग्रुप फर्स्ट ई, और उसकी प्रॉपर्टी जो है वो मैच होती है हैलोजेंस के साथ। जैसे यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, आप कंपेयर कर सकते हैं दैट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी जो हाइड्रोजन है कहाँ पे रखा गया, ग्रुप फर्स्ट, दैट्स अल्कली मेटल्स के साथ, ठीक है, पर उसकी जो प्रॉपर्टी है वो हैलोजन दैट इज ग्रुप 17 के साथ भी क्या होती है, मैच होती है ना, यस। और सिमिलरली हीलियम जो है, अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखेंगे, है ना, उसके जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है एस ऑर्बिटल में जाते हैं, तो फिर तो वो होना चाहिए अल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल के साथ, दैट मीन्स ग्रुप सेकंड के अंदर होना चाहिए था, पर उसको नोबल केसेस में रखा गया, तो दैट मीन्स यहाँ पे भी लिमिटेशन है, पर ज़्यादा लिमिटेशन यहाँ पे नहीं है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, ये ज़्यादा एडवांस्ड है और मोर अप्रोप्रिएट है, इसको आप याद रखेंगे। अब नेक्स्ट देख लो, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल जो है आइसोटोप्स के लिए फिर क्या होना चाहिए, सेपरेट पोजीशन इनके लिए होनी चाहिए थी, क्योंकि यहाँ पे ये किसके बेस पे है, एटॉमिक मास के बेस पे, पर जब हम देखते हैं कोई भी सेपरेट पोजीशन नहीं है, और यहाँ तो ये कंसेप्ट ही नहीं है। देखो आइसोटोप्स जो है इनको सिर्फ एक ही पोजीशन मिलेगी, बताओ क्यों? क्योंकि आइसोटोप्स जो है उनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है, प्रोटॉन नंबर जो है वो तो सेम होता है, तो दैट्स वाई यहाँ पे कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, आइसोटोप्स को हम एक ही सेम स्लॉट देंगे, ठीक है, क्योंकि उनका प्रोटॉन नंबर जो है वो सेम होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट डिफरेंस आप यहाँ पे याद रखेंगे, जो मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल है उसने वहाँ पे बताया, हाँ, उसकी एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट क्या थी, प्रिडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स, है ना, प्रिडिक्शन ऑफ, मैं लिखूँगा यहाँ पे प्रिडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स, और उनको आप याद रखेंगे, ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि कौन से ऐसे एलिमेंट्स थे जिनको मेंडलीव ने प्रिडिक्ट पहले ही किया कि ये एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे फ्यूचर में, और उनकी प्रॉपर्टी भी बता के रखी, तो ज़रा बताओ मुझे। एक था आपके पास इक्का अल्मोनियम, और ये कौन सा एलिमेंट था, इट वाज द गैलियम, है ना, इसको आप याद रखेंगे। सिमिलरली नेक्स्ट आप याद रखेंगे दैट इज़ द इक्का सिलिकॉन, इक्का अल्मोनियम, सिमिलरली इक्का सिलिकॉन, और ये कौन सा है आपका, दिस इज़ योर जर्मेनियम, ठीक है ना। और नेक्स्ट मुझे आप बताएंगे दैट इज़ योर इक्का बोरॉन, इक्का बोरॉन, राइट, और ये कौन सा एलिमेंट, दैट इज़ द स्कैंडियम, ये भी उसी ईयर में फिर डिस्कवर हुआ था, तो ये तीन आप याद रखेंगे यहाँ पे। अब अगर आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करेंगे या द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, तो देखो उसमें एलिमेंट्स जो है आपके पास करंटली 118 एलिमेंट्स है, राइट, पर अब अगर नेक्स्ट एलिमेंट डिस्कवर होगा जिसका एटॉमिक नंबर है 119, मैंने बताया, इसको हम कहाँ पे रख सकते हैं, है ना, ग्रुप फर्स्ट में, और सिमिलरली 120 आ जाएगा ग्रुप सेकंड के अंदर, ठीक है। तो ऐसे ये जो मॉडर्न या लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल है, इट इज़ ईजी टू रिमेंबर एंड रिप्रोड्यूस, तो दैट मीन्स इसको आप क्या कर सकते हैं, और एक्सटेंड कर सकते हैं, इसको आप रिप्रोड्यूस कर सकते हैं और आगे बढ़ा सकते हैं, जैसे 119, 120, 121 कहाँ पे आ जाएंगे वो हम देखेंगे ऑन द बेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। नेक्स्ट मुझे बता दूँ, यहाँ पे देखो कोई भी एक्चुअली कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी नहीं बताया गया, कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में कोई भी कॉज यहाँ पे नहीं बताया गया। पीरियोडिसिटी मीन्स एक्चुअली द रिपीटिशन ऑफ प्रॉपर्टीज़, तो एलिमेंट्स क्यों अपनी प्रॉपर्टी रिपीट करते हैं उसका रीज़न क्या है, नहीं बताया, कोई भी प्रॉपर यहाँ पे एक्सप्लेनेशन इसने नहीं बताया। पर यहाँ पे जब हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करेंगे तो यहाँ पे कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी जो है, पीरियोडिसिटी, इसको आप याद रखेंगे, यहाँ पे ईजिली हम बता सकते हैं। सो व्हाट इज़ द कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी, ये पूछा जाएगा, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी। So the cause of periodicity is similarity in outer shell electronic configuration. Similarity in, इसको आप लिखेंगे outer shell electronic configuration। तो इसका क्या मतलब हुआ,
इसका मतलब ये हुआ कि एलिमेंट्स अपनी प्रॉपर्टी इसलिए रिपीट करते हैं क्योंकि उनकी जो आउटर शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होती है वो सेम होती है। जैसे मुझे बता दो अल्कली मेटल्स आपके पास है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम, क्यों एक ही ग्रुप के अंदर है ये? क्योंकि इनकी जो आउटर शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस शेल है ना, NS1। यहाँ पे भी वही आएगा, जैसे लिथियम के अंदर 1s2 2s1, सोडियम के अंदर 3s1 है ना, पोटेशियम के अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है किस में जाएगा, 4s के अंदर 4s1, और यहाँ पे 5s1। तो दैट मीन्स दे हैव सिमिलरिटी इन आउटर शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो यही है कॉज। तो दैट इज़ वाई एलिमेंट्स जो है दे रिपीट देयर प्रॉपर्टी, एंड दीज एलिमेंट्स जो है ये अपनी प्रॉपर्टी रिपीट करते हैं आफ्टर सर्टन रेगुलर इंटरवल्स। और वो रेगुलर इंटरवल्स क्या है, दैट्स 2 8 8 है ना, 18 18, जिनको आप मैजिक नंबर्स कहते हैं, 32 32, दिस आर नोन एज मैजिक नंबर्स। उसको आप नोट डाउन करेंगे। तो दैट मीन्स इन ही नंबर्स के बाद एलिमेंट्स जो है अपनी प्रॉपर्टी रिपीट करते हैं, ठीक है। तो मैंडलीविस पीरियोडिक टेबल में कोई भी प्रॉपर जस्टिफिकेशन नहीं दिया गया फॉर लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स, उनके जो पोजीशन है, पर सम जस्टिफिकेशन इज़ गिवन इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो ये रहेगा कंपैरिजन बिटवीन द मैंडलीव्स एंड द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज़ डिस्कस फैक्टर्स विच अफेक्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो ज़रा बता दो मुझे, आयोनाइजेशन एंथैल्पी या आयोनाइजेशन एनर्जी कौन कौन सा फैक्टर है। नंबर फर्स्ट जो है दैट इज़ द एटॉमिक साइज़। तो ज़रा मुझे आप बताएंगे एटॉमिक साइज़ जो है क्या याद रखा है आपने इसमें, दैट अगर एटॉमिक साइज़ जो है, एटॉमिक साइज़ इफ़ इट इंक्रीजेस देन व्हाट विल हैपन टू द आयोनाइजेशन एंथैल्पी। सो आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो डिक्रीज़ होगा। जितना साइज़ बड़ा है ना, आयोनाइजेशन एनर्जी उतना कम होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। दूसरा फैक्टर बता दो दैट इज़ द न्यूक्लियर चार्ज। ज़रा मुझे बता दो, जितना न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, ज़्यादा होगा, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, तो दैट मीन्स अगर न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी ज़्यादा होगी ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बहुत ही इंपॉर्टेंट, इनको आप याद रखेंगे। तीसरा फैक्टर जो है दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ नोन एज स्क्रीनिंग इफेक्ट, या जिसको आप शील्डिंग इफेक्ट भी कहते हैं। स्क्रीनिंग इफेक्ट बता दो या शील्डिंग इफेक्ट बता दो। तो इसमें आपको क्या याद रखना है, पहले बता दो व्हाट इज स्क्रीनिंग इफेक्ट। जैसे ये अगर आपके पास न्यूक्लियस है, इसमें ये इनर्शियल इलेक्ट्रॉन्स है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है इनर्शियल्स में, और फिर ये आपके पास है लेट्स से वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो मुझे बताओ ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर जो ये इनर्शियल इलेक्ट्रॉन्स जो है दे एक्ट एज ए शील्ड, दे एक्ट एज ए स्क्रीन है ना, ये बचाते हैं इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को फ्रॉम द न्यूक्लियर पुल, फ्रॉम द न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इसी को हम स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। तो मुझे बताओ जितना स्क्रीनिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा तो दैट मीन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होगा, तो जितना दूर होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, उतनी कम होगी ना। तो आप लिखो यहाँ पे स्क्रीनिंग इफेक्ट जितना ज़्यादा होगा आयोनाइजेशन एनर्जी उतनी कम होगी, ठीक है। इसको आप नोट डाउन करेंगे। अब नेक्स्ट मुझे बता दो दैट इज़ द अनदर पेनिट्रेशन इफेक्ट है ना, पेनिट्रेशन पावर। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एस में भी हो सकता है ना, पी ऑर्बिटल में भी हो सकता है, डी में भी हो सकता है, एफ में भी हो सकता है। तो अगर एस से इलेक्ट्रॉन निकालना है, ये तो बहुत ही ज़्यादा पेनिट्रेटेड होता है, न्यूक्लियस के करीब होता है, तो यहाँ पे एनर्जी ज़्यादा लगेगी, एस उसके बाद पी उसके बाद डी उसके बाद एफ। तो दैट मीन्स जो इलेक्ट्रॉन एफ ऑर्बिटल के अंदर होगा उसके लिए एनर्जी बहुत ही कम लगेगी उसको रिमूव करने के लिए। तो इसको आप नोट डाउन करेंगे। और लास्ट फैक्टर जो होता है दैट इज़ द एक्चुअली स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना। तो मुझे बताओ तो अगर आपके पास है स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या जिसको आप कहते हैं नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो वहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, बहुत ही ज़्यादा होगी। आयोनाइजेशन एनर्जी वहाँ पे ज़्यादा होगी जहाँ पे स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। जैसे अगर आप देखते हैं आपके पास हीलियम है, ठीक है ना, और आपके पास है लेट्स से लिथियम है, यहाँ पे इट्स 1s2 और यहाँ पे क्या है, इट्स 1s2 2s1। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है इट्स 2s1 हाफ फिल्ड है ना, पर यहाँ पे 1s2 है, तो दैट मीन्स फुली फिल्ड है, तो यहाँ पे एनर्जी ज़्यादा लगेगी। तो दैट मीन्स जो नोबल गैसेस है उनके पास स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स है, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। तो वहाँ पे आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो होगी वो बहुत ही ज़्यादा होगी। जैसे आप कंपेयर कर सकते हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है ना,
यहाँ पे लास्ट क्या है ये 1s2 2s2 2p3 राइट 2p3 दैट मीन्स ये हाफ फिल्ड है। अब ऑक्सीजन में कैसा है, इट इज़ 1s2 उसके बाद 2s2 उसके बाद 2p4। तो अब मुझे बता दो इलेक्ट्रॉन निकालना फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसकी ज़्यादा होगी, डेफिनेटली नाइट्रोजन की, क्योंकि यहाँ पे हाफ फिल्ड से आप निकाल रहे हैं, यहाँ पे नीदर इट इज़ हाफ फिल्ड नॉर इट इज़ फुली फिल्ड। तो जो हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस होती है वो ज़्यादा स्टेबल होती है, और उसका रीज़न मैंने ऑलरेडी आपको बताया है प्रीवियस लेक्चर में, दैट इज़ इट इज़ ड्यू टू द सिमेट्री एंड एक्सचेंज एनर्जी, है ना। तो दैट इज़ वाई यहाँ पे आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो बहुत ज़्यादा होगी। तो इसको आप नोट डाउन करेंगे। तो इसके साथ हमने इस पूरे चैप्टर को रिवाइज़ किया। तो अगर कहीं पे भी डाउट रहा होगा वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे अहेड।